हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी जो है उसको बेस बना करके एक अच्छी क्रोनोलॉजी जो है डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री के विषय में हम लोगों ने सबसे पहले, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का जो है वीडियो जो पढ़ाया गया है वो आप देखें। उसके बाद जैसे जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे क्या वो कनेक्टिंग पॉइंट है जुड़े हुए कि कैसे क्या जुड़ी हुई सभ्यता। और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी जो कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी जो इतनी विकसित थी, जिसे शहरी सभ्यता के नाम से जाना जा रहा था, वो आखिर नष्ट कैसे हुई, यानी जो है ये इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी सभ्यता या कोई भी जो है सिविलाइजेशन के 3 चरण होते हैं, और 3 चरणों में एक होता है प्रारंभिक चरण, एक होता है प्रारंभिक चरण, और दूसरा जो होता है ये मध्य वाला होता है, और तीसरा जो होता है अंतिम स्टेज होती है। कहने का तात्पर्य या अंतिम चरण, ठीक है। इन तीनों चरणों में प्रारंभिक चरण में मनुष्य जो है या सिविलाइजेशन जो है उसमें मनुष्य जो है हर चीज से परिचित हो रहा होता है, और हर चीज यानी जो है स्टार्टिंग होता है, प्रारंभ होता है हर चीज का। बात की जाए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि शहरी सभ्यता के नाम से जानी गई, और शहरी सभ्यता में इवन यहाँ पर आपने देखा कि घरों का कंस्ट्रक्शन एक ही नींव पर था, और सारे घर जो है वो पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, और इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। तो इतनी विकसित सभ्यता होने के कारण भी ये सभ्यता जो है कैसे नष्ट हो गई, बहुत विद्वानों के मत है और बहुत मतभेद भी है। जो है इस पर काफी डिबेट है, विवादास्पद। लेकिन यहाँ पर बात समझते हैं कि कोई भी सभ्यता कैसे अंतिम चरण पर पहुंच जाती है। यानी अगर सिंधु सभ्यता की ही बात की जाए तो जिस सभ्यता से 150 साल पहले लोग परिचित ही नहीं थे, और उन्होंने देखा खुदाई में कुछ ईंटें सहसा अचानक मिलने लगी, और तब उसके बारे में खोजना स्टार्ट हुआ कि ये क्या, या ये ईंटें किस चीज को डिफाइन कर रही हैं, ये क्यों मिल रही है इस जगह से ईंटें, या मोहरे, सीले, कुछ ऐसी चीजें। तो उस खुदाई को फिर प्रॉपर वे में कराया गया, और जब, यानी ये क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर चुकी हूँ, ओवरव्यू आपको सार दे रहे हैं। तो यहाँ पर यानी जब खुदाई हुई और आपने जो है देखा कि खुदाई होने के बाद जब एक ही स्थान से कई सारी जैसे मोहरे, सीले और मूर्तियां वगैरह जब मिलने लगी, तो वो चीजें क्या थी, यानी जब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगे किसी स्थान से कोई चीज, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यही काम हुआ था, यही जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वालों के साथ हुआ कि वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाए कि जो है कई सारी सीलें और मोहरे या हड़प्पा कालीन कई सारी चीजें मिलने के बाद वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाए कि ये ऐसे ही है या इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कहने का तात्पर्य, जब जॉन मार्शल इन चीजों से परिचित हुए, या उन्होंने जो है जब, यानी क्योंकि इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी अगर यहाँ पर बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसके जो है किसके अंडर में या किसके सर्वेक्षण में ये चीजें आई, तो सबसे पहले आई अलेक्जेंडर कनिंघम के सर्वेक्षण में। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस चीज को पहले कुछ, यानी जहां से ईंटें मिलना स्टार्ट हुई हड़प्पा नामक शहर से, जहां पर लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इन्होंने पहले कुछ समय के लिए इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इन्होंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी थी उस जगह ये जो है उस हिस्ट्री में, उस कालक्रम में ये उन सील, उन मोहरों को फिट नहीं कर पा रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद यानी इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि ये जो ईंटें मिल रही हैं ये किस लिए, किस सिविलाइजेशन को बता रही हैं। रेलवे ट्रैक बिछाने में बहुत सारी ईंटों को, इवन पूरे पूरे नगर समाप्त कर दिए गए हड़प्पा के, और उन ईंटों को बिछा दिया गया। फिर उसके बाद यानी कुछ इनसे जो है 80 से 85 साल बाद जो है जॉन मार्शल आते हैं, और उन्होंने
एक तरह से लोगों को परिचित कराया और जानकारी दी कि ये जो सीन, ये मोहरें मिल रही हैं, ये किसी न किसी एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन की ओर इशारा कर रही हैं। एक ऐसी जो है ऐसे अनकहे तथ्य को बता रही हैं जो अभी तक की दुनिया के सामने नहीं आया था, यानी जिससे लोग अभी तक परिचित नहीं हुए थे। तो जॉन मार्शल ने उन चीजों को, उन मोहरों को सील जो थी, उन जब हर जगह से राखी गढ़ी, हरियाणा यानी बनावली, राखी गढ़ी, रोपण, लोथल, मोहनजोदड़ो यानी सूत्रकांगेडोर, तो हर जगह से जब मिलने लगी चीजें तो उस चीज को जो है यानी कहा जाए कि इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। तो जॉन मार्शल ने अब इस उन सब सारी चीजों को कहाँ पर फिट किया जाए, कहाँ पर रखा जाए, तब इस सभ्यता से लोग परिचित हुए, हड़प्पा सभ्यता से परिचित हुए। और तब दुनिया को पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये इस नाम की भी कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर रही है जो दब गई मिट्टी के नीचे और पता नहीं चला। यानी अब सबके सामने ये जो है पूरा माइंड मेकअप था, या ये क्यूरियोसिटी थी कि इस सभ्यता को और अच्छे से जाना जाए। और अच्छे से जानने के लिए जो है काफी जगह खुदाई हुई और कई सारे साक्ष्य जो है वो जुटाए गए। इन साक्ष्यों में से कुछ लिखित चीजें भी, मोहरों पर लिखित जो है अंकित मैसेज भी मिले, लेकिन उन चीजों को पढ़ा नहीं जा पाया, तो उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और इवन पुरातात्विक केवल आधार बने, पुरातात्विक स्रोत और साक्ष्य के ही आधार बने, जिसके आधार पर इस हड़प्पा सभ्यता को जो है डिकोड किया गया कहा जाए, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया को जानकारी दी गई कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरों का विकास कैसा था, जो है यहाँ के लोग श्रृंगार से परिचित थे, हाई लेवल स्टैंडर्ड था, शहरी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इन सब नामों से आप परिचित हो चुके हैं अगर आपने जो है इससे पिछला जो है इसका लेक्चर देखा है, जो है हिस्ट्री का। तो यहाँ पर यानी इतनी विकसित सभ्यता होने के बाद अचानक क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन हो गया, इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। यानी अगर वर्तमान सिनेरियो का एग्जांपल लें कि सारी चीजें व्यवस्थित हैं, वैज्ञानिक युग है, और कुछ सालों बाद यानी कहा जाए सैकड़ों वर्षों बाद ये सभ्यता पूरी तरह से, यानी जो वर्तमान युग है ये पूरी तरह से दब जाए, मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाए, तो आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी लाखों वर्षों बाद वो कैसे पता लगाएंगे कि ये जो जनरेशन है यानी वर्तमान जनरेशन है वो क्या करती थी, क्या नॉलेज था, कैसे ज्ञान जो है कैसे चीजों को यानी किस स्टैंडर्ड का यहाँ पर पूरा जो है स्ट्रक्चर वगैरह था या व्याप था, लोग कितने जानकार थे, इन सारी चीजों के बारे में आने वाली जनरेशन कैसे पता लगाएगी। तो इसके लिए एक विधि कहा जाए, इसके लिए फिजिक्स में जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई चीज जो है वो कितनी पुरानी है, यानी कोई चीज कितनी पुरानी है, इसी चीज का यानी रेडियो कार्बन से ही ये पता लगाया गया कि ये सभ्यता जो है कितनी पुरानी है। तो जब पता लगा कि ये स्टोन एज के बाद यानी कहा जाए कि वैदिक सभ्यता से लोग परिचित हुए थे, जान पाए थे अपने इतिहास को, लेकिन इस सभ्यता को यानी रेडियो कार्बन डेटिंग से जब पता लगाया गया कि ये उससे भी बहुत पहले की सभ्यता है, तब इस हड़प्पा सभ्यता से लोगों को हड़प्पा सभ्यता से लोग परिचित हुए। ठीक है, तो यानी बात की जाती है, अब आप हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें कैसे जो है श्रृंगार जो है कैसा श्रृंगार था, या जो है नगरों का जो भी कंस्ट्रक्शन था वो कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, सब कुछ आपको पता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कोई सभ्यता जो है वो तीसरे चरण में जो है आखिरी स्टेज में कब पहुंची होगी, जब उसका अंत होने वाला होता है या पतन होने वाला होता है। तो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, प्रारंभिक चरण में सब कुछ विकसित हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, और मध्य में क्या होता है, मध्य में बिल्कुल चरम स्तर होता है, जब सारी चीजों का जो है आपने अगर मान लिया वैज्ञानिक युग में सब कुछ जान लिया है, और इसके अलावा यानी सबसे ज्यादा नॉलेज जो है इस मध्य जो है मध्य वाले चरण में हो जाता है, सब कुछ इवन सब कुछ जान लेते हैं। और उसके बाद तीसरा चरण जो अंतिम चरण होता है, फिर ये डिक्लाइन का पीरियड आ जाता है, खत्म होने की स्टेज या सभ्यता का अंत होने की स्टेज जो हो जाती है वो अंतिम चरण होता है। तो इन तीन चरणों से यानी क्योंकि यहाँ पर मध्य में आपने देख लिया कि जो है हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी, तो ये अंतिम चरण में कैसे पहुंची, क्या क्या कारण थे, तो कई राइटर के अनुसार लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लिया आपको सैंधव सभ्यता के अंत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आ गई, तो आप जो है कौन से पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है विभिन्न राइटरों के अनुसार कि सैंधव सभ्यता का अंत
कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर कारण जो बताया गया वो बाढ़ों को बताया गया। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, यानी क्या बताया गया, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा। आधार क्या बनाया गया, किस बेसिस पे ये चीज कही गई कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण ये सभ्यता जो है, सैंथो युगीन सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई, ये शहरी सभ्यता। हालांकि इस सभ्यता को नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे, क्योंकि एक दिन में कोई चीज खत्म नहीं हो सकती, तो सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। इस पर कुछ आलोचक टिप्पणी भी लिख सकते हैं आप, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ये जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आधार क्या बनाया गया, आधार ये बनाया गया कि जो भी सैंथो युगीन सभ्यता के जितने भी शहर थे वो मैक्सिमम नदियों के किनारे थे। नदियों के किनारे कहने का तात्पर्य चाहे तो ये सिंधु नदी मान लिया बह रही थी, फिर ये चाहे बलूचिस्तान वाला एरिया हो, बलूचिस्तान वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे चाहे ये मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा हो गया, या यहाँ पर देखेंगे जैसे जो है यहाँ पर बनावली हरियाणा वाला रीजन में, या रोपण पंजाब में आप देखेंगे रोपण, रोपण हो गया, बनावली हो गया, या फिर यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, या फिर जो है लोथल गुजरात। तो लोथल यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोथल गुजरात वाला रीजन। तो ऐसे जितने भी स्थान थे वो मैक्सिमम नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो नदियों के किनारे बसे होने के कारण ये अनुमान लगाया गया कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम शहर नदियों के किनारे बसे होने के कारण यानी कल हम लोगों ने क्रोनोलॉजी में ये भी डिस्कस किया कि जो शहर बसे हुए थे उन शहर में जो बाउंड्रीज थी, यानी जो है जो भी शहर, क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्शन था बना होने के लिए, कंस्ट्रक्शन मतलब एक ही नींव पर पहले ही डिस्कस कर दिया गया, प्लॉटिंग पहले ही से हो गई कि यहाँ पर ये मकान बनना है, यहाँ से ये नाली बननी है, और यहाँ पर जो है कोई दुर्ग बनना है, किला बनना है, हर चीज पहले एक ही नींव पर सब कुछ डिस्कस कर दिया गया हो कि कहाँ पर क्या चीज बननी है। ठीक है, तो ये चीज और इसकी क्या कर दी गई थी, इसकी बाउंड्रीज कर दी गई थी, यानी चार दीवारी कर दी गई थी प्रोटेक्शन के लिए। ये चीज आपने देखी। तो इन चीजों में क्योंकि मैक्सिमम शहर जितने भी हड़प्पा के थे वो दो भागों में बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी, यानी सिटाडल और लोअर टाउन, यानी कहा जाए सिटाडल और लोअर टाउन। तो सिटाडल क्या था, पश्चिमी जो है पश्चिमी तक, पश्चिमी भाग कहते हैं, और ये पूर्वी भाग जो था वो लोअर टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लोअर टाउन, और पश्चिमी भाग जो था वो सिटाडल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। कहने का तात्पर्य पश्चिमी भाग में जितने भी आप मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, या जितने भी इंपॉर्टेंट शहर पढ़ते हैं, ये सारे जो शहर पढ़ रहे हैं ये कहाँ के भाग है, ये सिटाडल एरिया में पाए जाते थे। सिटाडल का मतलब सिटाडल एरिया जो था, पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचा था कंपैरेटिवली लोअर टाउन के। मैक्सिमम हड़प्पा में सारे शहर इसी कंस्ट्रक्शन इसी बेस पर बने हुए हैं। जो है इसमें एक सेक्शन को छोड़ दिया जाए अगर धौलावीरा को, जिसमें 3 भागों में बटा हुआ है जो है घरों का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी और पूर्वी जो है भाग में सिटाडल और लोअर टाउन में जो बटा हुआ भाग था मकानों का या घरों का, तो उसमें से जितने भी आप महत्वपूर्ण शहर देख रहे हैं, महत्वपूर्ण, वो पश्चिमी भाग पर बसे हुए थे, या फिर कहें यहाँ पर जितने जो है किले या दुर्ग जो भी नाम आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट शहरों की, वो सारे सिटाडल एरिया में थे, पश्चिमी भाग पर थे, क्योंकि पश्चिमी भाग कंपैरेटिवली ऊंचा था लोअर टाउन के, और ये प्रोटेक्टेड ज्यादा था कंपैरेटिवली लोअर टाउन के, जो कि ये दर्शा रहा था कि सैंथो सभ्यता में सामाजिक जो है भेदभाव या सामाजिक भेदभाव व्याप्त था। इसके अनुसार इसके अलावा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे ये शहर, 2 भागों में बटा होना, एक ऊंचे भाग पर हो, एक नीचे भाग पर हो, ऊंचा वाला भाग ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, नीचा वाला भाग कंपैरेटिवली कम हो, और ऊपर वाले भाग पे ही किले और दुर्ग का निर्माण होना। क्या दर्शा रहा था, ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक तरह से ये भी दर्शा रहा था कि हो सकता है यहाँ पर जो है रूलर शासन करता हो, राजा होता हो, और राजा होने के कारण वो अपना जितना भी क्षेत्र होता हो वो ऊंचाई पर बनाता हो ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, अपनी जो है सेना को प्रोटेक्टेड कर सके। तो ये अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि लिखित चीजें कुछ भी उपलब्ध नहीं, और ये वैज्ञानिकों का मत रहा है। तो इस आधार पर ये भी आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक दुनिया या राजा जैसी जो है प्रशासन प्रणाली हो सकता है कि व्याप्त हो, और इसके साथ आप नगर का कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही आप लिख सकते हैं ये सच। ठीक है,
तो बात की जाती है यहाँ पर कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा क्या रीजन थे। तो यहाँ पर जितने ये शहर थे कंस्ट्रक्शन में, तो इन शहरों में ये बात भी देखी गई, इवन मोहनजोदड़ो का ही एग्जांपल लें तो मोहनजोदड़ो में ये बात देखी गई कि जो है बाहरी बाउंड्रीज जो होती थी पूरे नगर का, पूरे शहर का एक नींव पर बनाने के बाद पूरा उसको ओवर राउंड एक चार दीवारी से जो है प्रोटेक्टेड करने के बाद इस शहर के बाहर जो है यहाँ पर बांध बना दिया जाता था। बांध क्यों बनाया जाता था? बांध इसलिए बनाया जाता था क्योंकि ये मैक्सिमम शहर जो है वो नदियों के किनारे बसे थे, और नदियों के किनारे बसे होने के कारण मतलब बाढ़ जैसी चीजों से या नदियों का पानी जो है एकदम से शहरों के अंदर ना भर पाए और लोग बाढ़ से प्रोटेक्टेड रहें, तो इसलिए ये बांध बनाए जाते थे। अब जब ये सभ्यता जो है नष्ट हुई तो ये कयास या अनुमान लगाए गए कि हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है यानी अगर हो सकता है कि कभी ये बांध क्या हो गए, टूट गए हों, और बांध टूट गए हों, सहसा बांधों का पूरा पानी उन शहरों और नगरों में भर गया हो। और ये रीजन हो सकता है कि जब शहरों और नगरों में ये पानी भर गया होगा, इसका मतलब वहां पर बाढ़ आ गई होगी और वो शहर तबाह हो गए होंगे और डूबकर जो है नष्ट हो गए होंगे। तो ये बात आती है बाढ़ में कि बाढ़ से कैसे नष्ट होने के साक्ष्य या क्या बेस बनाया जाता है। तो ये चीज आपको समझ आई कि बाढ़ से यानी बांध कभी टूट गए होंगे और वो शहरों और गांव में बाढ़ का पानी जो है वो जो है भर गया होगा, बाढ़ आ गई होगी बांध टूटने से, और ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पर ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई और नष्ट हो गई। आलोचक पक्ष क्या हो सकता है, आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये चीज डिस्कस कराई कि पूर्वी और पश्चिमी भाग इसलिए जो है यहाँ पर रिवीजन कराया कि यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कंट्राडिक्ट में कि यहाँ पर क्योंकि शहर दो भागों में बटे हुए थे मैक्सिमम, सिटाडल और लोअर टाउन, तो चूंकि पश्चिमी भाग तो ऊंचे पर होता था और ये ऊंचाई वाला भाग क्या सारा बाढ़ का पानी जो है वो पूर्वी भाग पश्चिमी भाग दोनों पर भर गया होगा, तो यानी क्या दोनों सारे लोग एक साथ ही जो है डूब गए होंगे। ये काफी हद तक जो है वो संतुष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिमी भाग ऊंचा था तो हो सकता है कि वहां पर काफी लोग जो है वो बच भी गए, तो कंपैरेटिवली तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा कंट्राडिक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यानी जो राइटर के अनुसार मत जो आया है बाढ़ और प्राकृतिक आपदा का, किसने समर्थन किया है इस चीज का कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने के, तो एस.आर. राव हो गए, मार्शल हो गए, मैके हो गए, तो इस चीज का समर्थन किसने किया है? इस चीज का समर्थन जो है एस.आर. राव, मार्शल और मैके, इन लोगों ने इस चीज का जो है समर्थन किया है कि बाढ़ एक मेजर रीजन हो सकता है सभ्यता के अंत होने का। दूसरा क्या हो जाता है प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा से कैसे क्या साक्ष्य किसको आधार बनाया गया, तो प्राकृतिक आपदा में इस चीज को आधार बनाया गया कि जो भी मोहनजोदड़ो से जो है कंकाल वगैरह जो निकाले गए, तो उन कंकालों में या जो भी मनुष्य के साक्ष्य जो हैं निकाले गए कंकाल के साक्ष्य, तो उनमें से कुछ कंकाल जो है वो जो है मलेरिया जैसी महामारी से पीड़ित होने के कारण जो है पीड़ित होने के साक्ष्य मिले हैं उस कंकाल के। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सैंथल सभ्यता में हो सकता है कुछ समय मलेरिया जैसी महामारी पूरे शहर में फैल गई हो और उस महामारी के प्रकोप में आकर के पूरा जो है शहर के शहर या पूरे एक तरह से कहें पूरे जो है नगर या शहर के शहर पूरे तबाह हो गए हों और ये विनाश का एक मेजर कारण हो गया हो। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में कि मलेरिया से जो है मलेरिया से मृत्यु हो गई हो या मलेरिया जैसी महामारी से फैलने की मलेरिया जैसी महामारी फैलने से जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई हो, सभ्यता नष्ट होने के साक्ष्य जो है वो यहाँ पर इस प्राकृतिक आपदा के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। बाढ़ के साक्ष्य मैंने बता दिया जो है डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट बात आती है कि अब अगर ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य और कौन लोग सपोर्ट करते हैं, तो एस.आर. राव, मार्शल और मैकी की अलावा जो है इसके अलावा भी जो है कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो इस चीज का समर्थन करते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके नष्ट होने का कारण जल प्लावन को बताते हैं, यानी भारी जल प्लावन के कारण जो है वो ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। और इस चीज का समर्थन किसने किया है, तो एस.आर. साहनी ने। एस.आर. साहनी ने क्या चीज जो है एस.आर. साहनी, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस चीज का समर्थन किया
और समर्थन के बेसिस पे इन्होंने एसआर साहनी के मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की नष्ट होने का क्या कारण था, तो हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण इन्होंने क्या बताया, जल प्लावन को कारण बताया। अब जल प्लावन का अर्थ क्या था, जल प्लावन का अर्थ बाढ़ से ही रिलेट है कि बाढ़ आने से क्या हुआ, वहां पर पानी जो है शहरों में काफी भर गया और वो शहर जो है पूरा दलदली क्षेत्र हो गया। दलदल होने के कारण, जल प्लावन मतलब यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण या दलदल होने के कारण, दलदल हुआ तो दलदल होने से यातायात जो है वो बाधित हो गया होगा, क्योंकि साक्ष्य ऐसे मिले थे कि ये लोग जो है या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो विदेशों से व्यापार भी करते थे। इसका सीधा एग्जांपल जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है मेसोपोटामिया में जो है इसके साक्ष्य जो मिलते हैं उस बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि ईरान वगैरह से अफगान से चांदी के जो भी साक्ष्य या चांदी के जो है चांदी आयात करते थे और कुछ चीजें जो है वो निर्यात भी करते थे। तो यहाँ पर आप देखते हैं भारत में भी ये दक्षिण तक की, महाराष्ट्र रीजन तक की जो है ये आयात वगैरह या आना जाना इनका यातायात रहता था। तो चूंकि ये नदियों के किनारे बसे शहर थे और बाढ़ आने से यहाँ पर पूरा दलदली क्षेत्र हो गया होगा और लोगों का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया होगा और यातायात बाधित होने से यानी जो इनकी जीविका का साधन था या कहा जाए कि यातायात जो है काफी बाधित होने से ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे होंगे और नहीं जा पाने के कारण इनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल गिर गई होगी। इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इकोनॉमिकली जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण यहाँ पर जो है काफी जो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर उस समय व्यापार काफी कम हो गया और एक ये बहुत मेजर चेंज था कि लोगों ने व्यापार कम होने से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया होगा और लोग पलायन कर गए होंगे। तो ये एक मेजर रीजन बताया जाता है एसआर साहनी के अनुसार। ठीक है, तो ये आप राइटर के अनुसार मेंशन कर सकते हैं कि जल प्लावन भी कारण बताया है एसआर साहनी ने, समर्थन किया है एसआर राव, मार्शल और मैगी का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा रीजन कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा हो सकता है। इसके अलावा और कौन से साक्ष्य जो हैं वो बताए जाते हैं, तो इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक मेजर रीजन बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन किस बेसिस पे बताया जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर दूसरा रीजन है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण रहा होगा कि ये सैंधव सभ्यता जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी। तो जलवायु परिवर्तन किस बेसिस पे, जलवायु परिवर्तन कहने का तात्पर्य, इसका समर्थन जो है ये इस फैक्ट को किसने कहा है, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष। तो जलवायु परिवर्तन से नष्ट होने का क्या रीजन था या क्या चीज जो है बताई गई, तो यहाँ पर काफी विद्वानों का ये मानना था या काफी जो है भूगर्भवेत्ता या फिर कहा जाए उन्होंने जो बताया रीजन, तो उन्होंने ये बताया कि जो है चूंकि ये शहर मैक्सिमम शहरों में ये जो स्थान है लोथल और कालीबंगा बनावली ये बिल्कुल इस जगह पर है, यानी सिंध पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, तो सिंध पंजाब राजस्थान वाले इलाके में क्योंकि यहाँ पर पहले जो है नदियां जो है नदियों का प्रवाह बराबर बना हुआ था और नदियों का पानी लोगों को मिल रहा था और नदियों में एक तरह से नदियों के द्वारा ये एक दूसरे जो है नाव के द्वारा ये यातायात भी कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते थे। तो यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन का कारण कि क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम साक्ष्य जो मिले हैं सैंधव सभ्यता में, मैक्सिमम साक्ष्य इस चीज के मिले हैं कि जो घर थे वो किसके बने होते थे, घर जो थे वो लकड़ी के बने होते थे और ये अनुमान लगाया जाता है कि मैक्सिमम घर जो है वो लकड़ी के बने थे, यानी हालांकि पक्की ईंटों के घर बने थे लेकिन उनमें जो कारीगरी है जो भी जो काफी चीजें जो है वो लकड़ी की होती थी। तो लकड़ी की होने के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि जो है घरों को बनाने में और कई सारी औद्योगिक चीजों का या वर्तमान जो है उस समय की वर्तमान की चीजों को यूज करने के लिए लोगों ने जंगलों को काटा होगा, यानी लोगों ने जब जंगलों को काटा होगा तो इससे क्या हुआ होगा, जैसे वर्तमान समय में या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो सकती है। तो ये भी एक रीजन था तो कि जो है काफी घर जो है उस समय यानी लकड़ी के सामान का यूज किया जा रहा था, लकड़ी के बन रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ होगा, इसके लिए जंगलों को काटा गया होगा और जंगलों को काटे जाने के कारण जितने भी मवेशी होंगे इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जानवरों पर पड़ेगा, जो है वहां के एनवायरनमेंट पर पड़ेगा।
तो मेजर रीजन ये हुआ कि जंगलों के काटे जाने के कारण जितने भी मवेशी थे, मवेशी हो गए या चरागाह जो हो गए, चरागाह वो क्या हो गए होंगे, वो समाप्त हो गए होंगे। और चूंकि हालांकि यहाँ पर व्यापार भी होता था, लेकिन यहाँ पर जो है अनाज के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी इसका तात्पर्य यह है कि लोगों के पास पशु और अनाज या कृषि जैसी व्यवस्था भी थी, लोग कृषि भी करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मवेशी और चरागाह समाप्त हो जाने से क्या हुआ, मवेशी और चरागाह समाप्त हो जाने से अब इनको जो है यानी चरागाह समाप्त हो गए तो यहाँ पर अनाज भी क्या हो जाएगा, अनाज वगैरह जो है वो समाप्त हो जाएगा। मवेशी वगैरह भी यहाँ पर जो भेड़ बकरी जो पालते थे वो भी चीजें जो है यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। अब क्योंकि जंगल कटे थे तो परिणाम स्वरूप क्या हो गई, वर्षा कम हो जाएगी। जंगल कटने से क्या होगा, इम्पैक्ट वर्षा जो है वो कम हो जाएगी। तो वर्षा कम होने के कारण क्या होगा, वर्षा कम हो जाएगी तो इससे जो है कृषि पैदावार जो है वो पूरी तरह से घट जाएगी। यानी इसका इम्पैक्ट होगा कि कृषि पैदावार घटेगी, कृषि पैदावार घटेगी। ठीक है, अब वर्षा कम होने से कृषि पैदावार घट जाएगी। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन का एक मेजर रीजन था कि इतना इम्पैक्ट पड़ने के बाद यहाँ के लोग जो हैं उनको खाने के लिए या रोटी के लिए कहते बहुत मुश्किलें हो गई होंगी और लोग ऐसी जलवायु परिवर्तन में या तो पलायन कर जाएंगे या तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मेजर रीजन हो सकता है कि इस समय जो है जलवायु परिवर्तन का कारण दिया जाता है कि ये सभ्यता नष्ट होने का एक बड़ा रीजन जो है वो जलवायु परिवर्तन हो सकता है कि लोग दूसरी जगह पलायन कर गए हों या जो है या फिर समाप्त हो गए हों क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब चीजें रहेंगी नहीं, यानी संकट जैसी स्थिति अगर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या हुआ, नेक्स्ट रीजन जो है जैसे सैंधव सभ्यता के अंत में नेक्स्ट रीजन क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण बताया गया। अब बाहरी आक्रमण किस बेसिस पे बताया गया, तो नेक्स्ट फीचर हम लोग कहेंगे यहाँ पर बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण किस बेसिस पे, क्योंकि इसका जो व्यापार था वो व्यापार बाहर के देशों से भी होता था इवन, लेकिन यहाँ पर बाहरी आक्रमण क्या है, तो बाहरी आक्रमण कहने का तात्पर्य कि जितने आर्य लोग आए तो यहाँ पर ये कहा गया कि आर्यों ने आकर के इन लोगों से युद्ध किया होगा। बाहरी आक्रमण में यहाँ पर क्या लगाया जाता है अनुमान कि जो है हमको इससे पहले किस सिविलाइजेशन से हम परिचित थे, वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों से ही डायरेक्ट परिचित थे। हड़प्पा तो हम लोगों ने अभी 150 साल ही पहले खोजा या उसका पता लगाया इस सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये अनुमान लगाया गया कि आर्य आए होंगे और आर्यों ने आक्रमण किया होगा। किस पर आक्रमण किया होगा, इन जो है सैंधव युगीन जो भी जितने शहर थे, जो राजा प्रशासक यहाँ पर जो भी थे, तो उन पर क्या किया होगा, उन पर आक्रमण किया होगा। और आक्रमण से क्या हुआ होगा, जो है आक्रमण से यहाँ पर जो है लोग जो है या तो आक्रमण में मारे गए होंगे या फिर यहाँ से जो है यहाँ से चले गए होंगे। तो ये अभी वैज्ञानिकों की मत है और आज भी ये जो है इसमें पूरी तरह से सही मत जो है वो नहीं आ पाया, अभी भी विवादास्पद ही है। तो बाहरी आक्रमण एक मेजर रीजन बताया जाता है कि आर्यों ने करके जो है वो आक्रमण कर दिया होगा। और इसके अलावा क्या रीजन बनते हैं बाहरी आक्रमण के अलावा, तो बाहरी आक्रमण के अलावा जो है जैसे हड़प्पा सभ्यता में नष्ट होने के कहा जाता है कि प्रशासनिक शिथिलता भी एक कारण थी। अब प्रशासनिक शिथिलता क्या कारण थी, बाहरी आक्रमण को आपने देखा कि आर्यों के आक्रमण को दर्शाया गया है और जो है कहा जाए कि बाहरी शिथिलता भी एक मेजर रीजन थी इस चीज को खत्म होने का। बाहरी शिथिलता या फिर कहें बाहरी शिथिलता का प्रशासनिक कारण जो है इस जो है इसको खत्म होने के लिए, तो इसको खत्म होने के लिए प्रशासनिक शिथिलता इन द सेंस कि जो भी अगर सिविलाइजेशन जो है, जो भी सिविलाइजेशन अगर ज्यादा जो है फल फूल जाती है, अगर प्रशासनिक शिथिलता कारण बताया जाता है, इसका समर्थन किया है, किसने समर्थन किया है, तो जॉन मार्शल ने। यहाँ पर आप देखेंगे अब जॉन मार्शल ने क्या बताया, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब कोई सिविलाइजेशन जो है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है, चरम स्तर का कहने का मतलब यहाँ पर सैंधव में सब कुछ हो गया था, एक तरह से पूरे वैज्ञानिक युग भी आ गया था, लोग माप तौल जो है स्ट्रक्चर शिल्पकार इवन फैशन टेक्नोलॉजी सब कुछ जानते थे। और एक तरह से यहाँ पर क्योंकि हर चीज का इन्होंने एक इकोनॉमिकली ये चीज यहाँ से उठाई जॉन जो है मार्शल ने, और जॉन मार्शल ने इकोनॉमिकली इस तथ्य को इसलिए यहाँ पर बताया प्रशासनिक शिथिलता कि इन्होंने कहा क्योंकि ये सभ्यता काफी परिपक्व हो चुकी थी
और परिपक्व जो भी सभ्यता काफी परिपक्व हो जाएगी वहां पर, यानी जहां पर जो है आराम वाली जिंदगी ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर लोगों को चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आसानी से मतलब यहाँ पर रोटी कपड़े के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही होगी, क्योंकि ये काफी जो है चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक तरह से कह दें ये सभ्यता काफी अपने हाई स्टैंडर्ड पर थी, और हाई स्टैंडर्ड पर होने के कारण यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, विलासी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में सारी चीजों की मौजूदगी थी, चाहे फिर वो जो है यानी चाहे उनको कुछ भी खाने के लिए या रहने के लिए हर चीज की सुविधा मुहैया थी। और जब ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं तो ये इकोनॉमिकली ये चीज कही जाती है कि ज्यादा सुविधा मिल जाने के कारण जो वहाँ का राजा है, प्रशासक है, वो काफी शिथिल हो जाएगा अपने काम को करने में। जब काम को करने में कोई चीज शिथिल हो जाएगा, कोई राजा या कोई प्रशासक, तो उस पर जितने भी बाहरी आक्रमण है वो तुरंत आघात कर देंगे। यानी बाहर के लोग जितने भी उससे ज्यादा पावरफुल हैं या उसके बराबर शक्ति रखते हैं, वो इसको तुरंत दबा देंगे जो यहाँ का राजा या प्रशासक होगा। तो उसको यानी ये एक मेजर रीजन बताया जाता है कि काफी संपन्न होने के कारण उस समय काफी संपन्नता हो गई, और संपन्नता होने से यहाँ के लोग जो है वो काफी शिथिल हो गए होंगे, राजा और प्रशासक। शिथिल होने के कारण जो भी बाह्य आक्रमण हुआ होगा वो इस चीज को झेल नहीं पाए होंगे, और झेल नहीं पाए होंगे इसका मतलब है ये चीज यहाँ पर इन लोगों के प्रशासनिक शिथिलता होना एक इनके नष्ट होने का कारण बताया जाता है। नष्ट होने का कारण या रीजन बताया गया प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सिंधु सभ्यता के अंत में जलवायु के कारण है, प्राकृतिक कारण है, बाढ़ जैसे कारण है, जलप्लावन जैसे कारण बताए गए, बाहरी आक्रमण हो गया, प्रशासनिक शिथिलता जैसा कारण हो गया। ये कुछ मेजर रीजन थे जिन्होंने यानी कई सारे वैज्ञानिकों ने जो है इन जो है तथ्यों को बताया कि ये मेजर रीजन थे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो नदियां हैं, नदियों की मार्ग परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, कि हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन नष्ट हो गई हो। यानी नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं नदियों का मार्ग परिवर्तन। तो कुछ वैज्ञानिकों का जो है मत रहा कि यहाँ पर मैक्सिमम शहर नदियों के किनारे बसे होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि चूंकि आप देखते हैं कि कुछ पूर्ववर्ती नदियां होती हैं और कुछ नदियों का मार्ग धीरे धीरे गाद वगैरह जमा होने से, बलन पड़ने से जो है नदियों का मार्ग जो है वो तितर बितर हो जाता है या दूसरी जगह दूसरा मार्ग हो जाता है। तो ये एक मेजर रीजन रहा होगा कि समय दर समय परिवर्तित होने से या धीरे धीरे समय में चेंजमेंट के साथ ये जो है नदियां जो है उनका मार्ग परिवर्तित हो गया होगा, और नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाने के कारण ये सभ्यता एक तरह से नष्ट हो गई होगी, क्योंकि नदियों के मार्ग परिवर्तित होने से उनका यातायात बाधित हो जाएगा। वो जहाँ पर वो जाते होंगे यातायात के लिए वो उस जगह पर नहीं जा पाएंगे। इवन नदियों के इम्पैक्ट का आप देखते हैं कि कभी कभी जैसे बिहार का जो शोक कही जाती है जो है कोसी नदी, तो क्यों कही जाती है, क्योंकि वो मार्ग परिवर्तन के कारण ही प्रचलित है कि रातों रात हो सकता है वहां पर बाढ़ आ जाए और लोग जो है लोगों की चीजें सामान्य जो है वो बह जाए। तो इस तरह से ये एक मेजर रीजन होता है नदियों का मार्ग परिवर्तन भी किसी भी जो है सिविलाइजेशन को यहाँ पर नष्ट करने में थोड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये साक्ष्य लिया जाता है कि यहाँ पर वाणिज्यिक व्यापार जो है वो धीरे धीरे काफी कम हो गया है। यानी ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो वाणिज्यिक व्यापार था, वाणिज्यिक व्यापार जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर काफी कम हो गया, और वाणिज्यिक व्यापार कम होने के कारण जो है यहाँ पर लोग जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ये भी एक रीजन हो सकता है सभ्यता के नष्ट होने का। अब आपने इतने रीजन सुनने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि क्या सही है? आखिर हमने जो है इन तथ्यों से क्या सीखा कि हड़प्पा सभ्यता आखिर नष्ट कैसे होगी? तो इसका सबसे कंक्लूजन या निष्कर्ष पॉइंट आप क्या लिखोगे? तो निष्कर्ष पॉइंट, इन सबका निष्कर्ष पॉइंट क्या होगा? इन सबका निष्कर्ष पॉइंट ये होगा कि आप अपने जो है सेंटेंस में तथ्य में निष्कर्षता ये लिख सकते हैं कि हालांकि विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये मत दिए हैं कि जलवायु कारण है, बाहरी कारण है, प्रशासनिक शिथिलता कारण है इस सभ्यता के नष्ट होने में, लेकिन जो सर्वमान्य मत कहा जाए या फिर हम किस बेसिस पे जाओगे, आप किस निष्कर्ष पे जाओगे कि सारे रीजन, क्योंकि एग्जैक्ट किसी भी रीजन को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि यही रीजन रहा होगा, क्योंकि सब कुछ तथ्यों पर बेस है और तथ्यों पर बेस होने के कारण हम किसी भी तथ्य को बिल्कुल एग्जैक्ट राइट नहीं कर सकते हैं। तो आपका मत क्या होगा निष्कर्षता? आप सभी जो है चीजें या फिर कहा जाए सभी कारणों को सम्मिलित करके
सभी कारणों को सम्मिलित करके इस सभ्यता के अंत को आप उत्तरदायी ठहरा सकते हैं कि इस सभ्यता का अंत का जो है फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ। तो सभी कारण जो है, सभी कारणों की अदायगी होगी या सभी कारण सम्मिलित रूप से कुछ मैटर रख रहे होंगे या कुछ इम्पैक्ट जो है डाला होगा सभी रीजन। यानी कुछ जगह पर जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, कहीं पर महामारी फैल गई, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं थी, सैकड़ों वर्षों की घटना हुई होगी। और सैकड़ों वर्षों में वो पूरी सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हुई होगी, वो पूरे शहर कैसे खत्म हुए होंगे। इसके लिए मेजर रीजन है कि कहीं पर बाढ़ आ गई होगी, तो कहीं पर प्राकृतिक आपदा हो सकता है कारण, फिर बहुत सालों बाद कहीं पर जलवायु परिवर्तन हो गई हो, वो पूरे शहर तबाह हो गए हो, नष्ट हो गए हो। कहीं पर जो है प्रशासनिक शिथिलता आ गई हो, इस वजह से वो 2-3 शहर खत्म हो गए हो। तो ये सारे कारण थे एक तरह से इस सभ्यता को नष्ट होने में। तो हम क्या कहेंगे कि सम्मिलित रूप से सभी कारण उत्तरदायी होते हैं इस सभ्यता की नष्ट होने में। तो ये तो आपका कंक्लूसिव पॉइंट होगा, निष्कर्ष पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी चीजें मिली हैं, उन चीजों को आज भी हम अपना रहे हैं। कैसे अपना रहे हैं, इसका साक्ष्य क्या है? तो इसका साक्ष्य भी है। इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य है कि सैंधव सभ्यता में आपने क्या यूज किया। यानी सैंधव सभ्यता में आपने पशुपति की मूर्ति देखी। सैंधव सभ्यता में कुछ चीजें जैसे कि आपने देखा पशुपतिनाथ की मूर्ति। तो पशुपतिनाथ जी को आज भी हम लोग एज अ शिव या फिर कहें शिव को, तो शिव को आज भी पूजा जाता है और ये हड़प्पा के लोग भी पूजते थे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक के चिन्ह मिले होने के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से ही बना सकते हैं आप अपने पास। तो यहाँ पर यानी हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक के चिन्ह जो है मिले हैं। वो हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक के चिन्ह मिले होने से, क्योंकि ये भी पूजा पाठ में उन चीजों को इस्तेमाल करते थे और हम भी आज भी स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो धार्मिक कार्यों में यूज करते हैं। तो पशुपति हो गया, इनकी भी पूजा, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा, इवन पीपल के पत्ते को हम लोग भी पूजते हैं और ये लोग भी पूजते थे। हमने किससे सीखा? हो सकता है हम लोगों ने इन्हीं चीजों से परिचित हुए हों या इन्हीं से ये चीजें निकल कर आई हों। इसके अलावा यानी कहा जाए, इसके अलावा और जो है कई सारी चीजें, जैसे हो गई शिवलिंग हो गया। तो शिवलिंग को आज भी लोग पूजा पाठ में शामिल आज भी पूजते हैं। तो यानी एक निष्कर्ष में हम ये भी कह सकते हैं कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता का अंत तो हुआ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत तो हुआ, लेकिन कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी चीजें थी वो पूरी तरह से अंत नहीं हुआ उनका, और आज भी वो बनी हुई हैं आज तक की। तो एक ये पॉइंट हम जोड़ सकते हैं जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैंधव सभ्यता का अंत क्या हुआ, कौन कौन से रीजन थे, यानी इतनी सिविलाइज, इतनी वेल सभ्यता होने के बाद वो सभ्यता कैसे अपने अंतिम चरण में पहुंची और खत्म हो गई। और फिर हमको सिर्फ साक्ष्य ही मिलते हैं अभी, और जब भी ये डिकोड कर ली जाएगी फिर आपको नए साक्ष्य इसके साथ जुड़े हुए मिल जाएंगे जब ये पढ़ ली जाएगी ये लिपि, ये सब इसकी भाषा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, और पूरी क्रोनोलॉजी जस्ट जुड़ी होगी, सारे पॉइंट कनेक्टेड होंगे एक तरह से कि इसके बाद कैसे विकास हुआ, वैदिक सभ्यता कैसे आई, वो ग्रामीण सभ्यता बनी, और ये तो पूरी तरह से शहरी सभ्यता होने के बाद खत्म हो गई पूरी तरह से। उसके बाद जो आर्य लोग आए, वो आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता जो रही वो ग्रामीण सभ्यता है। उसके बारे में इन डिटेल हम लोग पूरी क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो डियर एस्पिरेंट, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ओके दोस्तों, शेयर कर दें आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। ओके।